प्रिय छात्र छात्राओं, आज की इस ऑडियो क्लास में हम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, HD जैन कॉलेज, आरा। हम लोग MA सेमेस्टर 2 के पेपर 8 के अंतर्गत अस्मिता मूलक विमर्श के पेपर में जो दलित साहित्य है उस दलित साहित्य पर चर्चा कर रहे थे और डॉक्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी सलाम पर चर्चा कर रहे थे। सलाम पर हमने पिछले 2 क्लास में चर्चा की है और सलाम की कथा वस्तु और उसके पात्रों के मन, मिजाज, व्यवहार, संवेदना को समझने का प्रयास किया है। तो हमने कहा था कि कहानी कला के 6 तत्व हैं, तो 2 तत्व की ही चर्चा हो सकी है, कथा वस्तु और पात्र। तो जो तीसरा तत्व है कथोपकथन अर्थात संवाद, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारा हिस्सा कहानीकार ही कहता है। यह आदत प्रेमचंद जी में बहुत रही है। इसको कहते हैं किस्सा गोई की परंपरा। लेकिन प्रस्तुत कहानी उस दुर्बलता से मुक्त है और कहानी में पात्र ही बोलते हैं। पात्रों के माध्यम से ही संवेदनाएं, स्थितियां स्पष्ट होती हैं। कहानी में हर तरह का संवाद है। सहज संवाद भी है, तीखे संवाद भी हैं, गिड़गिड़ाहट भरे संवाद भी हैं, बाल सुलभ संवाद भी हैं। हम क्रमशः देखें। सबसे पहले कमल उपाध्याय जब झोपड़ी नुमा चाय की दुकान पर जाता है और पूछता है चाय मिलेगी, तो चाय दुकानदार बुद्धू बड़ी ही सहजता से कहता है मिलेगी, थोड़ा टेम लगेगा। इस संवाद में बिल्कुल सहजता है और यह संवाद बुद्धू के भाषागत स्तर को भी दर्शाता है। ग्रामीण जीवन का वह प्राणी है और गांव में लोग अपनी बोली में बोलना पसंद करते हैं। उसी हिसाब से बड़ा ही सहज जवाब बुद्धू चाय वाले का है। लेकिन जब बुद्धू चाय वाले को यह मालूम होता है कि यह चाय पीने जो आया है वह चूहड़ों की बारात का आदमी है और यह बतलाने पर भी उसे विश्वास नहीं होता है कि वह ब्राह्मण है, तो चूंकि गैर दलित समुदाय का वह बुद्धू चाय वाला है, तो समाज के अंदर जो कलुषता, जो कड़वाहट, जो घृणा, जो द्वेष का भाव अछूत दलितों के प्रति है, संवाद के माध्यम से उसकी भाषा में प्रकट होता है। जब वह कहता है
कि क्या मैं पैसे नहीं दूंगा, जब कमल कहता है क्या मैं पैसे नहीं दूंगा, तो चाय वाला तन जाता है, क्योंकि वह जान रहा है कि यह चूहड़ों की बारात में आया है। कहता है यो पैसे शहर में जाके दिखाना, 2 पैसे हो गए जेब में तो सारी दुनिया को सिर पे ठाए घूमो। ये शहर नहीं गांव है, यहाँ चूहड़े चमारों को मेरी दुकान में तो चाय ना मिलती, कहीं और जाके पियो। यहाँ भाषा तल्ख हो जाती है। भाषा और भी तल्ख हो जाती है जब चाय वाला कहता है मेरी जात से तुझे क्या लेना देना। इब चूहड़े चमार भी जात पूछने लगे, कलयुग आ गया है, कलयुग। अर्थात चूहड़े चमार की कोई हैसियत नहीं है, वह कुछ नहीं पूछ सकता है गैर दलितों से। तो यहाँ हम भाषा का तीखापन देखते हैं। यह तीखापन कई जगहों पर है। जब बतलाता है कमल उपाध्याय कि वह ब्राह्मण है, तो चाय वाला प्रहारक भाषा में कहता है ये जो बामन है तो चूहड़ों की बारात में क्या मूत पीने आया है, जात छिपा के चाय मांग रहा है। तो ये संवाद का तीखापन है। यह तीखापन कई स्थलों पर हमें देखने को मिलता है। रामपाल के द्वारा भी जब कमल को चेतावनी दी जाती है और कन्या के प्रसंग में जो अमर्यादित बातें कही जाती है, वहाँ भी संवाद में तीखापन है और बोलने वाले के स्तर को बतलाता है। भाषा निचले स्तर की हो जाती है और दलित कहानियों में निचले स्तर की भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि समाज के निचले पायदान के व्यक्ति से बात करनी है और गैर दलित समुदाय यह मानता है कि उससे बातचीत की भाषा यही सही। तो ऐसे कई प्रसंग हैं जहां भाषा में तीखापन है। अब जैसे जहां पर बबलू रांगड़ आकर के चेतावनी देता है, चौधरी जो है, चेतावनी में भाषा का तीखापन है, लेकिन लड़की का पिता जुम्मन अपनी पगड़ी उतारकर उसके सर पर रख देता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, चौधरी जी जो सजा दोगे भुगत लूंगा, बेटी को विदा हो जाने दो, जमाई पढ़ा लिखा लड़का है, गांव देहात की रीत ना जाने। तो यह कहने में कोई परेशानी नहीं है कि संवाद पात्रोचित हैं, स्थिति के अनुसार हैं। एक बच्चा भी कहता है कि मुसलमान के हाथ की बनी रोटी मैं नहीं खाता, तो वह भी बालकोचित जो भाषा होती है उस भाषा में ही वह सांप्रदायिकता की बात करता है। और यह सांप्रदायिकता की बात तभी हो सकती है जब उसके घर परिवार और समाज के लोगों ने मुस्लिमों के प्रति सांप्रदायिक भावना भर रखी। तो इस तरह से कहानी के संवाद बड़े ही तीखे भी हैं, सहज भी हैं, गिड़गिड़ाहट भरे भी हैं और रोचक भी हैं। अब हम कहानी का जो अगला तत्व है देश काल यानी परिवेश, उस पर आते हैं। तो कहानी आधुनिक युग की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतवर्ष की है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कहानी में ऋषिकेश
देहरादून की चर्चा है, जो भारतवर्ष के अंतर्गत है। चूहड़ी चूहड़े जाति के बारे में बताया जाता है कि यह पंजाब की जाति है। और भाषा भी कहानी में जो है वह पंजाबी, जब ग्रामीण लोग भाषा का प्रयोग करते हैं तो पंजाबी भाषा का पुट आ जाता है। तो यह मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि कहानी स्वाधीन भारत की है, लेकिन आज जब हम इस कहानी की समीक्षा करते हैं तो आज की जो समाज व्यवस्था है और कहानी में जिस समाज व्यवस्था की चर्चा है, जितनी जोरदार तलवार तनी हुई है, हम समझते हैं कि उस तीखेपन में कमी आई है और गैर दलित और दलित के बीच की दूरी कमी है। मिटी तो नहीं है, मिटने में बहुत समय लगेगा, लंबा समय लगेगा, क्योंकि नजदीक आने के कई कारण हो जाते हैं। दलित वर्ग से भी लोग अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच चुके हैं, उनके पास भी धन संपदा आ गई है जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो इन सब का असर हुआ है। इन सब ने समाज के गैर दलित समुदाय पर प्रभाव डाला है। तो यह तो स्पष्ट है कि यह 21वीं सदी की कहानी संभवतः नहीं है। कहानी आज से कम 40-50 वर्ष पहले की हो सकती है। तो देश और काल के अंतर्गत जो है भारतवर्ष की कहानी हुई और बारात जो गई है वह चूहड़ के गांव में गई है, जो पंजाब में पड़ता है। तो कहानी में जो परिवेश है, जो वातावरण है, वह मुख्यतः गांव का ही चित्रित है, क्योंकि बारात गांव में गई है और गतिविधियों का केंद्र जो है वह गांव है। घटनाएं, संवाद सारे गांव के हैं अधिकांशतया। फ्लैशबैक की शैली में थोड़े से संवाद कमल की मां के जो इसमें लाए गए हैं वे पहले के हैं। कहानी में परिवेशगत दुर्बलता है, जो समाज का वातावरण रहा है कि चूहड़ों की बारात में ब्राह्मण नहीं आ सकता, क्योंकि वह अस्पृश्य जाति है। उसमें गैर दलित समाज का सबसे ऊपर का प्राणी कैसे शामिल हो सकता है। लेकिन यहाँ हमें परिवेश में बदलाव के भी संकेत इसी के माध्यम से मिले हैं। जो परंपरागत मान्यता रही है उस मान्यता को कमल उपाध्याय काटता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि वह अपने समाज के सम्मुख मुखर नहीं हो सका है, लेकिन यह संकेत उसने जरूर दिया है कि पूर्व की जो मान्यता रही है, पूर्व की जो सोच रही है, परिवेशगत जो स्थिति रही है कि चूहड़ों की बारात में ब्राह्मण नहीं जा सकता, वह स्थिति अब नहीं टिकेगी। अब लोगों का मिलना जुलना शुरू हो गया है, लोग आपस में नजदीक होने लगे हैं और समय के साथ यह कुरीति जो है वह टूटेगी। तो इसमें देहाती दुनिया का परिवेश है, देहाती जीवन का चित्र है और परिवेश में यह भी है कि समय के साथ बदलाव होता है। तो कमल उपाध्याय
बदलाव का सूचक तो है ही, साथ ही भोजन वगैरह में भी बदलाव की स्थिति आ गई है। और अब शादी विवाह के मौके पर भी मीट मछली जो है खाने पीने की प्रथा चल पड़ी है, और यह धीरे धीरे और भी बलवती होती जा रही है। कहानी का परिवेश गैर दलित और दलित के मामले को लेकर करके खट्टा हो जाता है। पाठक की स्थिति चिंताजनक हो जाती है। स्थिति तब सबसे ज्यादा गंभीर हो जाती है जब लड़का हरीश सलाम से इनकार करता है। उस समय कहानी का परिवेश बड़ा ही गंभीर हो जाता है। लगता है कि कुछ बड़ी घटना घटित होने वाली है। संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। लड़का मान नहीं रहा है। गैर दलित समाज बिना सलाम के बारात विदा होने देना नहीं चाहता है। लड़की का पिता निरीह होता है। वह चाहता है कि हमारी बेटी की शादी बिना किसी विघ्न बाधा के निर्विघ्न समाप्त पूर्ण। तो ये सब परिवेश हैं देश काल के अंतर्गत। समय भी हमने बताया और देश भी हमने बताया, और यह भी बताया कि आज से कुछ पहले की यह कहानी लगती है। अब इसके बाद हम आते हैं कहानी की भाषा शैली पर। कहानी की भाषा में पंजाबी का पुट है, शैली प्रहारक है। हमने कई उदाहरण पूर्व में दिए हैं जिसमें भाषा के माध्यम से सामाजिक विद्वेष के दर्शन होते हैं। कहीं पर भाषा संयत भी है, जैसे चाय मिलेगी तो मिलेगी, थोड़ा टेम लगेगा। भाषा प्रहारक भी हो जाती है जब कहता है कि चूहड़ों की बारात में क्या मूत पीने आया है। रामपाल के माध्यम से भाषा का निम्नतम रूप प्रकट होता है जब उस शहरी का वह अपमान करता है और उस कन्या का भी वह अपमान करता है। तो कन्या का अपमान एक नारी का अपमान है, जिसे हम उद्देश्य के अंतर्गत इस पर चर्चा करेंगे। कहानी में दलितों का उपहास करने योग्य भाषा का प्रयोग हुआ है। कहानी की भाषा उपहासजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाषा गंभीर भी है, मगर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है शुद्ध खड़ी हिंदी बोलता है। जैसे कमल उपाध्याय जो भी बोलता है वह खड़ी बोली में बोलता है। हरीश की भाषा खड़ी बोली है, लेकिन हरीश के ताऊ की भाषा, बुद्धू चाय वाले की भाषा, रामपाल की भाषा और फिर बबलू रांगड़ की भाषा। जब वह कहता है कि कब्बा कभी भी हंस ना बन सके है, तो ये सब जो है क्षेत्रता का पुट है। तो भाषा में खड़ी बोली भाषा की, खड़ी बोली की यह कहानी होते हुए भी इसमें पात्र के अनुसार भाषा प्रयोग है, और ग्रामीण पात्र जो हैं वो अपने ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हैं। शैली बिल्कुल प्रहारक, मार्मिक चोट पहुंचाने वाली, तीखे शब्दों के माध्यम से यह कहना होगा कि कहानीकार भाषा के माध्यम से अपना लक्ष्य
प्राप्त करने में सफल हुआ है। अब हम संक्षेप में ही कहानी के उद्देश्य को देख लें। आखिर कोई भी साहित्यकार जब कोई रचना करता है तो उसके पीछे उसका निहित उद्देश्य होता है। तो डॉक्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस दलित कहानी का भी कई उद्देश्य हैं। चूंकि यह दलित कहानी है तो सामाजिक विषमता के माध्यम से दलितों की जो समाज में स्थिति है, सुना, बंद करा, सामाजिक विषमता के माध्यम से दलितों की जो समाज में स्थिति है, उस स्थिति को लेखक ने अपनी कहानी के माध्यम से पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। और ऐसा करके वह पाठकों को चिंतन की मुद्रा में छोड़ता है, यह सोचने को विवश करता है कि एक ही ईश्वर की संतान धरती पर आकर उनके बीच इतनी लंबी दूरी रहना क्या उचित है? ईश्वर की कुछ संतानों के साथ इतनी अमानवीयता क्या ठीक है? तो समाज को, देश को, पाठकों को और बुद्धिजीवी वर्ग के हृदय को यह कहानी झकझोरने का काम करती है, मानवतावाद का पाठ याद कराती है, संवेदनशील होने की आशा करती है। तो एक उद्देश्य तो यह हो गया। दूसरा है, इस कहानी में कन्या के प्रति जो बात कही गई है उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। अपने गांव की लड़की के साथ इस तरह की बात करना कि अरे लौंडिया को किसी गांव में ब्याह देता तो महारे जैसों का भी कुछ भला हो जाता, यह नारी अस्मिता पर प्रश्न है। हमारा समाज नारियों को, उसमें भी दलित नारियों को किस दृष्टि से देखता है? रामपाल के इस कथन के माध्यम से इसकी पुष्टि होती है। हमने कई जगह ऐसी असहज स्थिति साहित्य में देखी है। गोदान का ही प्रसंग है। सिलिया के साथ घर में माता दिन के घर में सिलिया काम करती है। काम करते हुए सिलिया का तन और मन तो माता दिन ले लेता है। सिलिया गर्भवती हो जाती है, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं करता। तो दलित नारियां आलिंगन, चुंबन, परिरंभन, संभोग में अछूत नहीं होती, लेकिन अन्य मामलों में अछूत हो जाती हैं। हम समझते हैं कि हमारे समाज का यह दोहरापन है
यह दोगलापन है, जिसे जितनी जल्दी हो सके दूर किया जाना चाहिए और सरकारों को भी इस पर प्रहार करना चाहिए। नारी अस्मिताएं आज बढ़ चढ़कर बोल रही हैं, लेकिन पुरुष के अंदर की जो दुर्बलता होती है वह दुर्बलता रामपाल के माध्यम से इस कहानी में स्पष्ट हुई है। अब परंपरागत मान्यता है कि दलित जो है वह पढ़ लिख नहीं सकता, उसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लड़की उस गांव की अकेली है जो मैट्रिक पास करती है, उसे शाबाशी मिलनी चाहिए, उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन संकीर्णताओं में जकड़ा हुआ हमारा गैर दलित समुदाय उसकी उपेक्षा करता है, उसकी उपेक्षा करता है और उसके प्रति जो है बड़े ही हेय वचन कहता है। यह भी कहता है, कब्बा कभी भी हंस ना बन सके है। बबलू रांगड़ के ये शब्द हैं। कौवा कौवा ही रहेगा, अर्थात अछूत दलित जो है वह, उसकी स्थिति कौवे की है, वह कभी हंस नहीं हो सकता। लेकिन हमारे संविधान की सहायता से और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से हमारे देश ने यह साबित किया है कि कौवा हंस हो सकता है। इसके ढेर सारे उदाहरण हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं। कहानी में अस्पृश्यता प्रधान है और यह अस्पृश्यता ही इस कहानी के निर्माण का कारक है। अस्पृश्यता की भावना ही ऐसी कहानियों को जन्म देती हैं। अस्पृश्यता, मनुष्य और मनुष्य के बीच अस्पृश्यता, हम पशु को छू सकते हैं, पशु को गोद में ले सकते हैं, पशु हमारी गोद में पेशाब कर दे तो भी ठीक है, लेकिन मनुष्य की कुछ जातियां प्रजातियां हम दूर रहेंगे, उसे छुएंगे नहीं और न वह हमें छुएगा। यह समाज की संकीर्ण मानसिकता है जो जितनी जल्दी दूर हो जाए उतनी ही जल्दी समाज का भला होगा। आज भी यह मान्यता है, लेकिन इन मान्यताओं में शिथिलता आई है, ऐसा कहने में भी कोई हिचक नहीं है। कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं, सांप्रदायिकता को भी उन्होंने इस कहानी में एक बच्चे के माध्यम से उठा दिया है। यह भी हमारे समाज की वास्तविकता को उजागर करता है और यह सांप्रदायिकता आज भी इतनी प्रबल है कि इसको आधार बनाकर लोग वोट की राजनीति करते हैं। यह सांप्रदायिकता भी मनुष्यता के प्रति, मानवता के प्रति कलंक है। सभी धर्म, सभी वर्ण, सभी जाति के लोगों का समान रूप से सम्मान आदर होना चाहिए। इस कहानी में
अपनी सांस्कृतिक मर्यादा अतिथि सत्कार पर भी लेखक ने प्रकाश डाला है और उनका यह भी उद्देश्य रहा है, यह बतलाना कि अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अतिथियों के सत्कार में जाति, वर्ण, समुदाय की भावना नहीं होनी चाहिए। अतिथि देवता हुआ करते हैं। इस कहानी के माध्यम से कमल उपाध्याय जैसे अतिथि का, जो कि पढ़ा लिखा, सभ्य, संयत व्यक्ति है, अपमान हुआ है। लेखक इसे उचित नहीं मानते। लेखक ने कहानी में कमल उपाध्याय के माध्यम से यह संदेश भी दिया है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठना चाहता है। कहानी का यही एक सकारात्मक पहलू है जो कमल उपाध्याय के चरित्र के माध्यम से हमारे सामने आता है और यह भविष्य का संकेत है और इसे हम सुखद संकेत मानेंगे कि ऐसे पढ़े लिखे लोग जब आगे आएंगे तो सामाजिक विषमता में कमी आएगी, उसका ह्रास होगा। हमारे समाज में कई प्रकार की कुरीतियां रही हैं, पूर्व में भी रही थी, आज भी हैं। सती प्रथा थी, दहेज प्रथा, विधवा विवाह आदि आदि कई प्रकार की समस्याएं रही हैं। कई प्रकार की रूढ़ मान्यताएं रही हैं, जगह जगह के रिवाज रहे हैं। जैसे इस कहानी में सलाम का रिवाज। आम आदमी के कथाकार हरिवंश नारायण की एक कहानी में इसी तरह से झारखंड के चाईबासा के पास के की कथा है, जिसमें यह वर्णित है कि जब भी किसी कन्या का, उस इलाके के कन्या का विवाह होता था तो डोली पहली रात उस इलाके के जमींदार के घर ही रुकती थी। ये सब सामाजिक कुरीतियां हैं। इस कहानी में सलाम के माध्यम से सामाजिक कुरीति को मिटाने के लिए लेखक ने बुद्धिजीवियों का आह्वान किया है। सलाम, जिसे हरीश आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता है, अपने से कम स्तर के प्राणी के सामने भी झुकना, सबके आगे झुकाना वास्तव में आत्मसम्मान पर चोट है। लेखक सलाम के इस रिवाज को, जिसके माध्यम से अछूत दलितों के आत्मसम्मान को तोड़ा जाता रहा है, उस सलाम को मिटाने के पक्षधर रहे। तो एक बात की और भी चर्चा बहुत जरूरी होती है। कहानी जो है ऐसी जगह जाकर समाप्त होती है जहां निष्कर्ष नहीं निकलता है। समाज को तनातनी की स्थिति में छोड़कर, सांप्रदायिकता में झोंककर कथाकार कहानी को समाप्त कर देते हैं। तो कहानी को चौराहे पर समाप्त करने का मकसद लेखक का रहा है। लेखक यह पाठकों पर छोड़ते हैं कि आगे की स्थिति का आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। और मैं भी एक पाठक रहा हूं, मेरी दृष्टि इसमें साफ है कि इस कहानी में आगे दंगा फसाद नहीं हुआ होगा। लड़की का बाप कमजोर होता है, वह बार बार रोया गिड़गिड़ाया होगा। बबलू रांगड़ जैसा सामंती मानसिकता का व्यक्ति उसकी बात को नहीं माना होगा और अंततः
समझदार व्यक्ति ही झुकना जानते हैं, मूर्ख को झुकने आता नहीं है। तो अवश्य ही हरीश को समझाया गया होगा कि दंगा फसाद हो जाए, मार काट मच जाए, इससे बेहतर है कि झुककर ही इस समस्या को निपटा लिया जाए। और मेरी दृष्टि में हरीश ने अवश्य ही सलामी दी होगी। हमारा जो मन कहता है वह यही कहता है। इस कहानी में लड़कियों को या बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर खिल्ली उड़ाई गई है और समाज में यह मानसिकता है कि बेटियों को घर के बाहर नहीं निकलने देना है, पढ़ाना लिखाना नहीं है। तो हमारे समाज की यह मानसिकता बहुत पहले की है। अब गरीब से गरीब घर का व्यक्ति भी अपने बेटे बेटी को स्कूल भेजता है और सरकार के स्तर से भी उसके प्रोत्साहन की व्यवस्था है। तो यह मान्यता जो थी उस समय की, हमारा देश आज उस मान्यता को पीछे छोड़कर बहुत आगे आ चुका है और गांव से शहर तक लड़का हो या लड़की सब स्कूल जाने लगे हैं, अधिकांशतः स्कूल जाने लगे हैं। और यह भारत के नवनिर्माण में सहायक होगा, क्योंकि व्यक्ति जब पढ़ लिख जाता है, जब उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, जब उसके अंदर विवेक आ जाता है, तो वह चीज़ों को सही तरीके से सोचने समझने लगता है। और जब चीज़ों को सही तरीके से सोचने समझने लगता है तो सामाजिक रूढ़ियाँ जो है स्वतः ही किनारे लग जाती हैं। तो कई तरह के उद्देश्य हमने गिनाए कहानी के। यह तो ठीक ही है कि लेखक दलितों की विकट स्थिति को बतला करके समाज से सहानुभूति भी चाहता है और न्याय भी चाहता है, और ऐसा चाहना लेखक का हक बनता है। वाल्मीकि समाज के प्रति जो इस कहानी में भी द्वेष का भाव है वह नहीं होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कोई कर सकता। तो इस तरह से कहानी का उद्देश्य महान है। कहानी मानवता की भावभूमि की ओर ले जाती है। कहानी की श्रेष्ठता से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम थोड़ी सी चर्चा इसके शीर्षक पर कर देते हैं। सलाम है शीर्षक। यह उसी तरह का शीर्षक है जैसे उसने कहा था, कहानी का शीर्षक है, जिसमें यह तो हम जान रहे हैं कि उसने कहा था, लेकिन किसने कहा था, क्या कहा था, किससे कहा था, स्पष्ट नहीं है। कहानी में भी शीर्षक सलाम है। यह तो तय है कि सलाम का मामला होगा, लेकिन वह मामला कैसा होगा, किसके बीच होगा, किस प्रकार का होगा, यह सब स्पष्ट नहीं है। तो कहानी का शीर्षक दो तरह का होता है। एक मुकुट टाइप का शीर्षक होता है और दूसरा घूंघट टाइप का शीर्षक होता है। मुकुट सर पर शोभता है और घूंघट का काम है उसके अंदर के मुखड़े को छिपा करके रखना। तो हम समझते हैं कि यह शीर्षक घूंघट टाइप का है। कहानी के अध्ययन के उपरांत ही घूंघट हटता है और मुखड़ा दिखता है। कहानी बिना पढ़े हुए सलाम पर हमारा कोई निष्कर्ष नहीं आ पाता है। तो इस तरह से हमने आज कहानी के शेष तत्वों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। हमारे छात्र छात्राओं को बातें समझ में आई होंगी। हम समझते हैं कि उनके लिए इस कहानी का अध्ययन श्रवण लाभकारी रहा होगा। तो इसी के साथ कहानी कला की दृष्टि से
सलाम कहानी की समीक्षा पूरी होती है और आज का क्लास भी पूरा होता है। आज के क्लास के लिए इतना ही। आगे के क्लास में हम आगे नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।